प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल RWA सिविल सर्विसेज पर। मेरा नाम है विनीत कुमार और हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के आधार पर एडिटोरियल एनालिसिस करते हैं प्रतिदिन। 3 दिनों से हमारी ये कक्षाएं चल रही हैं। जल्दी से जल्दी सभी बच्चे जुड़ जाएं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आज का एडिटोरियल है जिसको हम करेंगे। ठीक है बच्चों। इसके अलावा जो बच्चे आ चुके हैं सादर प्रणाम आप सभी को। गुड इवनिंग आकाश जी, शिवम जी, वेलकम वेलकम आप सभी बच्चों का। काफ़ी बच्चे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की कक्षा में भी रहते हैं। वेरी गुड बच्चों। यहाँ पे भी कई बार ऐसा एडिटोरियल डिस्कस होता है जो पॉलिटी से डायरेक्टली जुड़ा होता है, भारत की राज व्यवस्था से। जैसे कल की क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एडिटोरियल डिस्कस हुआ था, राइट टू प्रॉपर्टी का कॉन्स्टिट्यूशनल इतिहास, संवैधानिक इतिहास। ठीक है बच्चों, जल्दी से जल्दी सभी बच्चे जुड़ जाएं। जो बच्चे आ चुके हैं वो बताएं कि कौन बनने वाला है भारत का प्रधानमंत्री। क्या है आपका ऑब्जर्वेशन चुनावों के परिणामों को लेकर। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आप सभी जानते हैं कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के आधार पर हम एडिटोरियल पीसीज या कहें कि एडिटोरियल आर्टिकल्स का एनालिसिस करते हैं और यथासंभव आसान भाषा का प्रयोग करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, आज फिर हम किस आर्टिकल को पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं एक बार। बच्चों आज के जो न्यूज़पेपर देखे मैंने, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, उसमें कई सारे आर्टिकल हैं, सभी जो है चुनाव परिणामों से जुड़े हुए हैं। तो उनमें मुझे कोई ऐसा आर्टिकल नहीं लगा जो आपके लिए सिविल सेवाओं की परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए स्थायी और दीर्घकालिक महत्व का हो। ठीक है बच्चों, इसलिए मैं आपके लिए आज एक ऐसा आर्टिकल लाया हूं जो अभी 2 दिन पहले संडे के दिन द हिंदू में पब्लिश हुआ था, यानी 2 जून को द हिंदू में पब्लिश हुआ था। और काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है जिस पर ये आर्टिकल है, इसको आज हम करेंगे काफ़ी अच्छे से, थोरोली। ठीक है बच्चों, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ओके, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, फोकस करते हैं। आज का जो हमारा आर्टिकल है उसकी हेडलाइन देख लेते हैं। इज ए फ्यूचर पैलेस्टाइन स्टेट पॉसिबल? क्या भविष्य में फिलिस्तीनी राज्य संभव है? फिलिस्तीनी राज्य, फिलिस्तीनी मुद्दा, फिलिस्तीनी प्रश्न, ये सुनकर आप समझ गए होंगे कि आज हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की, एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद की जो काफ़ी चर्चा में रहता है, जिसके कारण पश्चिम एशिया में काफ़ी आक्रामक परिस्थितियां बन जाती हैं, युद्ध वहाँ पे जारी है। ठीक है बच्चों, कई देशों के बीच भू राजनीतिक तनाव की स्थिति बन जाती है। तो बात करेंगे आज फिलिस्तीनी प्रश्न की, फिलिस्तीनी मुद्दे की, इजराइल फिलिस्तीन विवाद की। ठीक है बच्चों, और इस पर, इसके संबंध में भारत के हितों की, भारत की विदेश नीति की। ठीक है बच्चों, तो आज का जो ये आर्टिकल है इसकी हेडलाइन है, इज ए फ्यूचर पैलेस्टाइन स्टेट पॉसिबल? क्या भविष्य में फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना संभव है? क्योंकि अभी आप देख रहे हैं जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद है, उसके जो केंद्र में जो मांग है वो यही है। फिलिस्तीनी लोग और आसपास के जो अरब कंट्रीज हैं और वैश्विक स्तर पर भी कई देश जो हैं वो ये मांग करते हैं कि फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना की जाए, फिलिस्तीनी लोगों का अपना एक देश हो। ठीक है बच्चों, तो ये आर्टिकल इसी पर है, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिकल है, काफ़ी डिटेल में इसमें जानकारी दी गई है, एनालिसिस किया गया है चीज़ों का। तो इसको हम लोग आज देखेंगे। ठीक है बच्चों, भूमि सागर जी गुड इवनिंग, शिखा गुड इवनिंग सर, डिपेंडिंग ऑन किंग मेकर, शिखा वर्मा, ये भी बात सही है शिखा जी आपकी कि किंग मेकर पे डिपेंड करेगा कि किंग कौन बनने वाला है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आज का ये जो आर्टिकल है जो हम एनालाइज करने वाले हैं, ये यूपीएससी मुख्य परीक्षा
के सामान्य अध्ययन पेपर 2 से डायरेक्टली जुड़ता है, और इसमें भी ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर आधारित है, इंटरनेशनल रिलेशन। और सामान्य अध्ययन 2 का ये जो पाठ्यक्रम है, इसी में दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। तो संयुक्त राष्ट्र से संबंधित भी है यह आर्टिकल, क्योंकि ये एक ऐसा विवाद है जिसका समाधान करने में संयुक्त राष्ट्र जो है वो पूरी तरह से एक तरह से असफल सिद्ध हुआ है। तो आपसे ये प्रश्न बन सकता है कि यूएन जो है, संयुक्त राष्ट्र जो है, वो इस मुद्दे का यानी कि फिलिस्तीनी प्रश्न का समाधान क्यों नहीं निकाल पाया इतने लंबे समय से, इतने दशकों से। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के पश्चिम एशिया में हित क्या हैं। इजराइल फिलिस्तीन विवाद के संदर्भ में ये बात पूछी जा सकती है। इजराइल फिलिस्तीन विवाद के संदर्भ में ये भी पूछा जा सकता है कि इस संबंध में भारत की घोषित विदेश नीति क्या है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है इस संबंध में। ठीक है बच्चों, तो ये आर्टिकल डायरेक्टली जो है आपकी मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन पेपर 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध सेक्शन से जुड़ता है, उस पर आधारित है। ठीक है बच्चों, आईआर पर आधारित है और भारत से प्रत्यक्षतः जुड़ा हुआ मामला है। ये इतना बड़ा डिस्प्यूट है, इतने सारे देश इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अगर यहाँ पे ये विवाद बढ़ता है, युद्ध होता है, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं, तो फिर उससे पूरी जो ग्लोबल इकोनॉमी है, ग्लोबल पॉलिटिकल सिस्टम है, उस पर डायरेक्ट असर पड़ता है और भारत के हित प्रत्यक्षतः प्रभावित होते हैं। ठीक है बच्चों, और एक बात और है, वो ये है कि इजराइल फिलिस्तीन विवाद का जो समाधान हो सकता है संभव, उसको लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आम सहमति है, काफी देश उससे सहमत हैं, वो है 2 स्टेट सॉल्यूशन। 2 स्टेट सॉल्यूशन यानी कि 2 राज्य समाधान। भारत की विदेश नीति भी 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन करती है, यानी कि 2 राज्य समाधान। 2 राज्य समाधान यानी 2 स्टेट सॉल्यूशन क्या है, ये इस आर्टिकल में काफी डिटेल में समझाया गया है, और क्यों संभव नहीं हो पा रहा है 2 स्टेट सॉल्यूशन के माध्यम से इस समस्या का समाधान करना, यही इस आर्टिकल की थीम है। इसमें बताया गया है कि क्या क्या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, क्या क्या बाधाएं हैं जिसकी वजह से एक ऐसा सॉल्यूशन इस विवाद का, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग आम सहमति है, उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। 2 स्टेट सॉल्यूशन यानी 2 राज्य सिद्धांत। ठीक है बच्चों, 2 राज्य सिद्धांत क्या है इसको हम लोग समझेंगे। 2 राज्य सिद्धांत क्या है वो इस आर्टिकल में यहां पे बताया गया है, यहां से यहां तक। ठीक है बच्चों, और 2 राज्य समाधान क्यों नहीं लागू किया जा रहा है, उसमें क्या समस्याएं हैं, वो इस आर्टिकल में यहां से यहां तक बताया गया है, इतना डिटेल में। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मुद्दा क्या है, इसका क्या सोल्यूशन है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी देश जिसको सपोर्ट करते हैं, भारत भी जिसको सपोर्ट करता है, क्यों उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इस मुद्दे पर बात करें उसके लिए हमें थोड़ा सा मैप देखना जरूरी होगा, पश्चिमी एशिया का मैप, कि मैप में इजराइल कहाँ है, हिस्टोरिकल पैलेस्टाइन यानी कि ऐतिहासिक फिलिस्तीन जो है वो कहाँ था, वर्तमान में गाजा पट्टी कहाँ पे है, वेस्ट बैंक कहाँ पे है, मिस्र किस ओर है, जॉर्डन की क्या भूमिका है, सीरिया कहाँ है। ठीक है बच्चों, तो ये जो है ये मैप इजराइल की बाउंड्री दिखा रहा है, आज के समय में इजराइल की जो बाउंड्री है उसको दिखा रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस मैप को मुझे उम्मीद है आप देख पा रहे होंगे अच्छे से। ये जो व्हाइट कलर में आप देख रहे हो एरिया, टेरिटरी व्हाइट कलर वाली, ये इजराइल है, ये इजराइल है। ठीक है बच्चों, ये इजराइल है, ये व्हाइट कलर वाला जो एरिया आप देख पा रहे हो। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे ये फिलिस्तीनी टेरिटरी हैं, गाजा पट्टी जो है वो यहाँ पे है, ये आप देख पा रहे हो, ये जो एरिया है ये वाला, ये गाजा पट्टी है। ठीक है बच्चों, ये गाजा पट्टी हुई। इसके अलावा वेस्ट बैंक का जो एरिया है वो ये है जो आप देख पा रहे हैं, ये भी फिलिस्तीनी टेरिटरी है। ठीक है बच्चों, ये वेस्ट बैंक है, गाजा पट्टी यहाँ पे है, ये वाली वेस्ट बैंक यहाँ पे है, ये फिलिस्तीनी क्षेत्र हैं,
यानी फिलिस्तीनी राज्य जो भविष्य में बन सकता है, उसकी मांग करने वाले लोग जो हैं वो इन्हीं दो क्षेत्रों तक सीमित कर दिए गए हैं। गाजा पट्टी इधर है और यहाँ पे वेस्ट बैंक है। ठीक है बच्चों। इजराइल के पूर्व में जॉर्डन है, इजराइल के पूर्व में जॉर्डन है। यहाँ पे इजिप्ट है, मिस्र, मिस्र। ठीक है बच्चों। ऊपर की ओर देखा जाए इजराइल के नॉर्थ में जो है लेबनान है, लेबनान। और सीरिया जो एक काफी महत्वपूर्ण फैक्टर है इस पूरे विवाद में, काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सीरिया। सीरिया यहां पर है, इजराइल के उत्तर पूर्व में। ये जो टेरिटरी है ये सीरिया की टेरिटरी है, ये वाली। ठीक है बच्चों। और सीरिया का एक भाग है जो इजराइल के कब्जे में है 1967 से, उसको बोला जाता है गोलन पहाड़ियां। गोलन पहाड़ियां यहां पर है, ये जो हैं ये गोलन पहाड़ियां हैं। ठीक है बच्चों। इजिप्ट का जो पोर्शन इजराइल से टच होता है वो उसको बोला जाता है सिनाई प्रायद्वीप, सिनाई प्रायद्वीप, सिनाई प्रायद्वीप। इसकी भी चर्चा इस आर्टिकल में मिलेगी आपको, सिनाई। ठीक है बच्चों। इस मैप को हम दोबारा भी देख सकते हैं। व्हाइट कलर में आप इजराइल को देख पा रहे हो। ठीक है बच्चों। गाजा पट्टी यहां पे है, वेस्ट बैंक यहां पे है, जॉर्डन इस तरफ है, और नॉर्थ में लेबनान है, उत्तर पूर्व में सीरिया है, और दक्षिण पश्चिम में इजिप्ट है। और इजिप्ट का जो भाग टच होता है इजराइल से वो है सिनाई प्रायद्वीप, सिनाई प्रायद्वीप। ठीक है बच्चों। ये मैप आप बेसिकली समझ पा रहे हैं जिन लोगों को इस एरिया की जानकारी नहीं है। भूमि, शिवम, डॉली शर्मा, प्रीति त्रिपाठी। ठीक है बच्चों, आप समझ पा रहे हो। आगे बढ़ते हैं। अब संदर्भ देख लेते हैं कि ये जो एडिटोरियल आर्टिकल पब्लिश हुआ संडे को, ये क्यों पब्लिश हुआ। संदर्भ देख लेते हैं, कंटेक्स्ट क्या है। कंटेक्स्ट ये है कि आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे कि एक फिलिस्तीनी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास। हमास हमास के द्वारा पिछले साल 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हमला किया गया था। ठीक है बच्चों। हमास के द्वारा 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हमला किया गया था। उसमें हजार से भी ज़्यादा इजरायली जो है नागरिक मारे गए थे। कई सौ नागरिक जो हैं वो बंधक बना लिए गए थे। काफ़ी नुकसान पहुंचा था इजराइल को। उसके बाद इस हमले के जवाब में इजराइल ने जो है वो गाजा पट्टी पर हमला किया, यानी फिलिस्तीनी क्षेत्र जो है गाजा पट्टी उस पर हमला किया, क्योंकि हमास जो संगठन है वो गाजा पट्टी से ही ऑपरेट करता है। हमास जो है वो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है, उग्रवादी संगठन, साथ में वो एक तरह से पॉलिटिकल पार्टी भी है। वहाँ पे चुनाव वगैरह होते हैं स्वशासी संस्थाओं के लिए फिलिस्तीनी क्षेत्र में, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। वेस्ट बैंक में भी होते हैं, गाजा पट्टी में भी होते हैं। तो गाजा पट्टी में एक पॉलिटिकल पावर भी है हमास। ठीक है बच्चों। तो चूंकि हमास ने हमला किया था गाजा पट्टी से, गाजा पट्टी ही बेस है हमास का, तो गाजा पट्टी पर फिर हमला किया इजराइल ने। ठीक है बच्चों। और वो हमला जो है अभी तक जारी है। इजराइल द्वारा गाजा पट्टी पर सैन्य कार्रवाई की गई, यानी मिलिट्री एक्शन किया गया, और उसमें अब तक 36,000 लोग जो है मारे जा चुके हैं। ठीक है बच्चों। 36,000 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें कई हजार जो है बच्चे हैं। और इसके अलावा गाजा पट्टी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर थी, वहाँ की इमारतें, सड़कें, पावर स्टेशन वगैरह, उनको पूरी तरह से भारी नुकसान पहुंचाया गया है इन हमलों में। ठीक है बच्चों। तो ये युद्ध जारी है, और इस युद्ध की वजह से कई बार अन्य देश भी जो हैं जो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, उनके बीच भी तनाव बन जाता है। जैसे इजराइल और ईरान के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी कुछ महीने पहले। ठीक है बच्चों। आप लोग समझ पा रहे हैं। 36,000 लोगों की मौत हो चुकी है शिवम जी, आपके आंकड़े भी यही कह रहे हैं। ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं।
तो इसी संदर्भ में एक घटना और घटी कुछ दिन पहले। यूरोप के 3 देशों स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड, इन 3 देशों ने भविष्य में अस्तित्व में आ सकने वाले फिलिस्तीनी राज्य को अपनी मान्यता दे दी, यानी स्वीकार्यता दे दी। फ्यूचर पैलेस्टीनियन स्टेट को अपनी मान्यता दे दी। ठीक है बच्चों, तो इससे इजराइल काफी नाराज हुआ, उसने काफी इसका डिप्लोमेटिक स्तर पर विरोध किया। लेकिन ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कई देशों में अब ऐसी जनमत तैयार हो रहा है कि वहां की सरकारों पर दबाव बन रहा है कि वो इजराइल को रोके, इजराइल इस युद्ध को रोके, इसलिए दबाव बना सके उन देशों की सरकार। तो उसी संदर्भ में जो है स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड जो देश हैं यूरोप के, उन्होंने फिलिस्तीनी राज्य जो भविष्य में अस्तित्व में आ सकता है, आना चाहिए ऐसा ही लोग कहते हैं, उसको अपनी मान्यता दे दी। ठीक है बच्चों, इसके अलावा अरब देशों ने भी अपना पक्ष जो है काफी क्लियर किया है, जिसमें आपका सऊदी अरब शामिल है। सऊदी अरब की सीमाएं जो हैं वो भी पास ही हैं, टच होती हैं इस विवादित क्षेत्र से। सऊदी अरब है, जॉर्डन है। इन देशों का कहना है कि पश्चिम एशिया में या पश्चिम एशिया के उस क्षेत्र में जहां पे इजराइल और ऐतिहासिक फिलिस्तीन मौजूद हुआ करता था, वहां पे स्थायी शांति की स्थापना तभी हो सकती है जब फिलिस्तीनी प्रश्न का समाधान कर लिया जाए। यानी इजराइल फिलिस्तीन विवाद का जब समाधान हो जाएगा स्थायी रूप से, तभी स्थायी शांति आ सकती है, और युद्ध के माध्यम से शांति नहीं लाई जा सकती। क्योंकि इजराइल जिस तरह से लगातार युद्ध कर रहा है उसका काफी विरोध हो रहा है, क्योंकि उसमें नागरिक भी मारे जा रहे हैं जिनकी मिलिटेंट एक्टिविटीज में कोई भूमिका नहीं है, बच्चे भी मारे जा रहे हैं, महिलाएं मारी जा रही हैं। तो ऐसे में सऊदी अरब, जॉर्डन और अरब के अन्य देशों का कहना है कि स्थायी शांति के लिए ये जरूरी है कि इजराइल फिलिस्तीन विवाद का समाधान किया जाए, फिलिस्तीनी प्रश्न को सुलझाया जाए और फिलिस्तीनी राज्य की भी स्थापना करी जाए। ऐसे संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक स्वीकृत समाधान है काफी लंबे समय से, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे वो देशों के स्तर पर हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस जैसे संगठनों के स्तर पर हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वीकृत समाधान है जिसको काफी स्वीकृति है, वो है 2 स्टेट सॉल्यूशन। 2 स्टेट सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों, 2 स्टेट सॉल्यूशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी 2 स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट करती है। ठीक है बच्चों, तो ये समझना बेहद जरूरी है। इसको बोला जाएगा 2 राज्य समाधान। 2 राज्य समाधान, ठीक है बच्चों। अब इस संदर्भ में ये बात आई कि 2 स्टेट सॉल्यूशन अगर इतना स्वीकार्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो वो इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है? 2 स्टेट सॉल्यूशन को लागू करके क्यों नहीं इस समस्या का समाधान स्थायी रूप से निकाल लिया जाता? ठीक है बच्चों, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैप को फिर से दिखा दिया जाए। मैं एक बार फिर से मैप को दिखाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों ये मैप है, ये व्हाइट कलर में आप इजराइल देख रहे हैं, यहां पे ये गाजा पट्टी है, ये वेस्ट बैंक है, इस तरफ इजिप्ट है, इधर जॉर्डन है, नॉर्थ में लेबनान है, इजराइल के नॉर्थ में लेबनान है, और यहां पे सीरिया है। और ये जो बाउंड्री मैं अभी खींचने वाला हूं, ये जो है ऐतिहासिक फिलिस्तीन है। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये पूरा हिस्टोरिकल फिलिस्तीन है, जिसमें इजराइल जो है राज्य बना दिया गया और फिलिस्तीनियों को अभी अपना राज्य मिला नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये जो है ये 2nd वर्ल्ड वॉर के समय का फिलिस्तीन है, हिस्टोरिकल पैलेस्टाइन, ऐतिहासिक फिलिस्तीन, जो डिवाइड नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय तक इजराइल अस्तित्व में नहीं आया था और यहूदी लोग और अरब लोग एक ही टेरिटरी में रहते थे, जिसे हम बोलेंगे ऐतिहासिक फिलिस्तीन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि 2 राज्य समाधान क्या है, 2 स्टेट सॉल्यूशन है क्या? 2 स्टेट सॉल्यूशन है क्या?
ये टर्म जो है आपको याद रखनी है, ये काफी महत्वपूर्ण टर्म है। टू स्टेट सॉल्यूशन का बड़ा ही एक शॉर्ट सा आंसर हो सकता है, वो हो सकता है कि ऐतिहासिक फिलिस्तीन, यानी जो फिलिस्तीन 1948 से पहले था, जिसमें एक तरफ जॉर्डन रिवर है और एक तरफ जो है भूमध्य सागर है। उस समय तक इजराइल स्टेट नहीं बना था, इजराइल राज्य बना 1948 में। उससे पहले एक ही टेरिटरी थी जिसे फिलिस्तीन कहा जाता था। ऐतिहासिक फिलिस्तीन उसको कह सकते हैं क्योंकि अब वो इतिहास बन चुका है, अब तो काफ़ी टेरिटरी बदल चुकी है। उसमें एक साथ रहते थे यहूदी लोग और अरब लोग, यानी फिलिस्तीनी लोग। ठीक है बच्चों, और यहूदियों की संख्या कम थी, फिलिस्तीनियों की संख्या ज़्यादा थी। संख्या की बात भी हम अभी करेंगे। अगर ऐतिहासिक फिलिस्तीन की बात करें तो सिंपल सी बात है कि एक अरब राज्य बना दिया जाए और एक यहूदी राज्य बना दिया जाए, दो राज्यों में इसका विभाजन कर दिया जाए तो टू स्टेट सॉल्यूशन इंप्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अरब राज्य का मतलब है कि फिलिस्तीनी राज्य, पैलेस्टाइनियन स्टेट। ठीक है बच्चों, क्योंकि फिलिस्तीनी जो है वे अरब हैं, फिलिस्तीनी जो है वे अरब हैं। तो अरब राज्य मतलब फिलिस्तीनी राज्य और यहूदी राज्य मतलब उसको नाम दे दिया गया 1948 में इजराइल। ठीक है बच्चों, तो अगर ऐतिहासिक फिलिस्तीन जो है वो मान के चलिए कि खाली जगह है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई विवाद नहीं है, तो सिंपल है, उसमें जो है बाउंड्री जो है एरिया डिसाइड कर लिया जाए दो देशों का और उसमें बाउंड्री खींच दी जाए और वो जो है दो देश बन जाएं और वो साइड बाय साइड रहें और अपना जीवन यापन करें। तो ये तो हो गया शॉर्ट आंसर, थ्योरेटिकल आंसर। लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। आज धरातल पर जो वास्तविकता है उसके आधार पर देखते हैं कि टू स्टेट सॉल्यूशन क्या हो सकता है। क्योंकि आज जो है ऐतिहासिक फिलिस्तीन अस्तित्व में नहीं है। ऐतिहासिक फिलिस्तीन तो 1948 से पहले अस्तित्व में था, उसके बाद तो इजराइल बन गया, कई सारे युद्ध हो गए इजराइल और अरब देशों के बीच में, कई सारे जो हैं एग्रीमेंट हो गए, काफ़ी इतिहास आगे बढ़ चुका है। तो ऐतिहासिक फिलिस्तीन अब अस्तित्व में नहीं है। तो ये तो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन हो गई। लॉन्ग आंसर देख लेते हैं। लॉन्ग आंसर मतलब प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटीज आज के समय में वहां पे जो हैं उनको ध्यान में रखकर देखते हैं कि टू स्टेट सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है बच्चों, वास्तविकता कैसे बदली ये देखिए। यहूदी राज्य यानी कि इजराइल, यहूदी राज्य इजराइल नाम का, उसका निर्माण 1948 में हुआ। ठीक है बच्चों, उसके बाद दूसरी वास्तविकता यह है कि यहूदियों का राज्य तो अस्तित्व में आ गया, वो तो एक वास्तविकता है आज के टाइम में। लेकिन अरब राज्य जो है, फिलिस्तीनियों का अरब राज्य, वो तो अस्तित्व में नहीं आया है। ठीक है बच्चों, टू स्टेट की हम बात कर रहे हैं तो एक स्टेट तो ऑलरेडी अस्तित्व में आ चुका है 1948 में और दूसरा स्टेट जो है वो अस्तित्व में नहीं आया है। ठीक है बच्चों, और ऊपर से स्थिति यह है कि 1967 के 6 डे वॉर के बाद से फिलिस्तीनी क्षेत्र जो है वो इजराइल के कब्जे में है। फिलिस्तीनी क्षेत्र जो है वो इजराइल के कब्जे में है। ठीक है बच्चों, तो यहां स्थिति आप देख सकते हो कि कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं चीजें, चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। जमीन है, उस पर विवाद है, कब्जे की स्थिति भी है। ठीक है बच्चों, एक राज्य अस्तित्व में आ चुका है, दूसरा राज्य जो है वो अस्तित्व में नहीं आया है, उसकी मांग चल रही है, और दूसरा जो राज्य है जिसकी मांग चल रही है उसकी जमीन पर कब्जा किया हुआ है पहले राज्य ने। ठीक है बच्चों, तो ऐसे में फिर कैसे टू स्टेट सॉल्यूशन लागू किया जाए। टू स्टेट सॉल्यूशन का मतलब है कि फिलिस्तीनी राज्य और इजराइल राज्य, दोनों राज्य आस पड़ोस में बन जाएं, उनकी सीमा को लेकर, क्षेत्र को लेकर एक सहमति बन जाए और दो देशों के रूप में वो अच्छे पड़ोसी बन के रहें। ठीक है बच्चों, ये वाली बात है। लेकिन ये जो ग्राउंड रियलिटी आप देख रहे हो कि इजराइल तो अस्तित्व में आ चुका है 1948 में, अरब राज्य यानी फिलिस्तीनियों का राज्य जो है वो अस्तित्व में नहीं आया है, और ऊपर से फिलिस्तीनियों के पास जो क्षेत्र है जैसे कि गाजा पट्टी, जैसे कि वेस्ट बैंक, वो जो है 1967 से इजराइल के कब्जे में है। ठीक है बच्चों, तो ये ग्राउंड रियलिटी है। ऐसे में फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि टू स्टेट सॉल्यूशन कैसे किया जाए। ठीक है बच्चों,
अब टू स्टेट सॉल्यूशन हो कैसे सकता है? वो तभी हो सकता है जब लेजिटिमेट यानी प्रामाणिक व संप्रभु फिलिस्तीन राज्य का निर्माण हो। भाई जैसे इजरायली राज्य है वो प्रामाणिक भी है आज के टाइम में और संप्रभु भी है। प्रामाणिक इस सेंस में तो नहीं है कि उसकी जो भी गतिविधियां हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून से स्वीकृति हो, ऐसा तो नहीं है, लेकिन एक ग्राउंड रियलिटी है कि हाँ इजराइल जो है एक राज्य है, काफी पावरफुल राज्य है और वो संप्रभु भी है। तो उसी तरह प्रामाणिक और संप्रभु फिलिस्तीन राज्य का निर्माण हो और जिसको अन्य सभी देशों की तरह संयुक्त राष्ट्र के चार्टर, यूनाइटेड नेशन चार्टर के अंतर्गत पूरे अधिकार प्राप्त हो, फुल राइट्स, पूरे अधिकार प्राप्त हो। ठीक है बच्चों, तो ऐसा अगर हो जाता है तो फिर इजराइल स्टेट के रूप में ऑलरेडी अस्तित्व में है और फिलिस्तीन जो है स्टेट के रूप में अस्तित्व में आ जाए। अगर इस तरह से इन शर्तों पर, इन विशेषताओं के साथ, तो फिर टू स्टेट सॉल्यूशन जो है वो ये माना जाएगा कि वो इंप्लीमेंट हो गया। ठीक है बच्चों, तो आपने यहां पे देखा कि 1948 से पहले, 1948 में इजराइल अस्तित्व में आया। उससे पहले की स्थिति ये है कि 1948 से पहले ऐतिहासिक फिलिस्तीन है जहां यहूदी भी रहते हैं और अरब लोग भी रहते हैं, जिनको फिलिस्तीनी बोलते हैं हम लोग यहाँ पे इस केस में। तो अगर कोई किसी का कब्जा ना होता, दोनों राज्य एक साथ अस्तित्व में आते, तो फिर अरब राज्य भी बन जाता, यहूदी राज्य भी बन जाता। ठीक है बच्चों, लेकिन एक राज्य तो अस्तित्व में आया नहीं, दूसरा राज्य अस्तित्व में आ गया और जो राज्य अस्तित्व में आ गया उसने भविष्य में बन सकने वाले राज्य की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाया, उसकी जमीन पर भी कब्जा कर लिया। ठीक है बच्चों, तो ये मांग है कि टू स्टेट सॉल्यूशन इंप्लीमेंट किया जाए और एक प्रामाणिक और संप्रभु फिलिस्तीनी राज्य का निर्माण हो इजराइल के पड़ोस में, और जिसे अन्य देशों की तरह, संयुक्त राष्ट्र संघ के फुल मेंबर्स की तरह यूनाइटेड नेशन चार्टर के अंतर्गत पूरे अधिकार मिले, फुल राइट्स। ठीक है बच्चों, तो आप समझे कि टू स्टेट सॉल्यूशन का क्या मतलब है और ग्राउंड रियलिटी क्या है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब इस विवाद का उद्भव हुआ कैसे वो देख लेते हैं। इजराइल फिलिस्तीन विवाद का उद्भव कैसे हुआ, कैसे इस समस्या ने जन्म लिया। ठीक है बच्चों, वैसे तो काफी ऐतिहासिक कारण है, ठीक है बच्चों, लेकिन हम थोड़ा सा आधुनिक काल तक ही सीमित रहेंगे। बात 1930s की है, 1930s, 1930 के दशक की, और बात शुरू होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद। फिलिस्तीन यानी ऐतिहासिक फिलिस्तीन जो 1948 से पहले अस्तित्व में था, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान वो ओटोमन साम्राज्य का भाग था, ओटोमन साम्राज्य। ठीक है बच्चों, जिसका बेस था मॉडर्न टर्की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ओटोमन साम्राज्य ने भाग लिया, ओटोमन साम्राज्य जो है पराजित होने वाली शक्तियों में रहा और उसके बाद ओटोमन साम्राज्य का विघटन हो गया। और विघटन के बाद ये जो क्षेत्र थे, फिलिस्तीन वाला क्षेत्र, इराक वाला क्षेत्र, ये सब जो क्षेत्र थे ये चले गए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की विजेता शक्तियों के पास। कुछ को फ्रांस ने ले लिया, कुछ को ब्रिटेन ने ले लिया, और जो व्यवस्था बनाई गई इस नए तरह के उपनिवेशवाद के लिए उसे नाम दिया गया मैंडेट सिस्टम, मैंडेट सिस्टम। और ये मैंडेट सिस्टम लागू किया गया लीग ऑफ नेशंस के माध्यम से, लीग ऑफ नेशंस के माध्यम से। कुल मिलाकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस के माध्यम से मैंडेट सिस्टम के अंतर्गत फिलिस्तीन का क्षेत्र जो है वो ब्रिटेन के कब्जे में आ गया। ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम। अब फिलिस्तीन का जो शासन था, वहां पे जो पावर रूल कर रही थी वो था ब्रिटेन। और इसी दौरान 1930s में ब्रिटेन जब वहां पे रूल कर रहा था, वहां की साम्राज्यवादी शक्ति ब्रिटेन थी और ब्रिटेन का उपनिवेश था फिलिस्तीन, ऐतिहासिक फिलिस्तीन। तो वहां पे यहूदी लोगों और अरब लोगों यानी फिलिस्तीनियों के बीच झगड़े, संघर्ष, विवाद शुरू हो गए। ऐसा क्यों हुआ वो काफी डिटेल है, उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन जब काफी झगड़े फिलिस्तीनी क्षेत्र में शुरू हो गए अरबों के और यहूदियों के आपस में,
अरब वर्सेस यहूदी। ठीक है बच्चों, तो इसके समाधान को सुझाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश इंपीरियल गवर्नमेंट ने रॉबर्ट पील आयोग का गठन किया 1936 में। रॉबर्ट पील आयोग का गठन किया 1936 में। ठीक है बच्चों, तो दो समुदायों के बीच वहां पे सांप्रदायिक दंगे, झगड़े, फसाद वगैरह हो रहे थे, और उस संदर्भ में रॉबर्ट पील आयोग का गठन किया गया 1936 में। उसके बाद रॉबर्ट पील आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी। उसने कहा फिलिस्तीन का विभाजन कर दिया जाए, यानी एक पार्टीशन प्लान दिया, पार्टीशन प्लान, कि फिलिस्तीन का विभाजन कर दिया जाए, दो राज्य बनाए जाएं, एक तो यहूदियों का राज्य, यहूदी राज्य, और एक अरबों का राज्य, अरब राज्य। ठीक है बच्चों, और उस समय की स्थिति ये थी कि यहूदी जो थे वो ऐतिहासिक फिलिस्तीन की कुल जनसंख्या का लगभग 28% थे, 28%। ठीक है बच्चों, 28% यहूदी थे और 72% जो है वो अरब लोग थे। ठीक है बच्चों, अब क्या, कैसे डिवाइड किया गया? रॉबर्ट पील आयोग के द्वारा जो सुझाव दिए गए उसमें कैसे डिवाइड किया गया? उसमें यह कहा गया कि गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और नेगेव मरुस्थल ये तो दे दिए जाएं अरब राज्य को, अरब राज्य को। ठीक है बच्चों, और तटीय क्षेत्र जो है, तटीय क्षेत्र जितना भी है, भूमध्य सागर से टच होने वाला क्षेत्र या जॉर्डन रिवर से टच होने वाला क्षेत्र, और गलीली क्षेत्र जो काफी उपजाऊ क्षेत्र था, गलीली क्षेत्र, वो दे दिया जाए यहूदी राज्य को, यहूदियों के स्टेट को। ठीक है बच्चों, तो ये पार्टीशन प्लान आया। अब इसमें कई सारी बातें थी, कितने % टेरिटरी किसको दी जाए। ऊपर से जो है अरबों को दे दिया गया मरुस्थल का क्षेत्र, और यहूदियों को दे दिया गया उपजाऊ क्षेत्र। ठीक है बच्चों, और जो तटीय क्षेत्र था जो व्यापार वगैरह के लिए उपयोगी होता है वो दे दिया गया यहूदी राज्य को। सुझाव दिया गया रिपोर्ट में, तो इस रिपोर्ट को जो है अरबों ने स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार कर दिया। जो अरब थे यानी फिलिस्तीनी थे वहां के, और पड़ोस के अरब देश भी थे, अरबों ने इसको अस्वीकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है बच्चों, तो ये जो रॉबर्ट पील आयोग की रिपोर्ट थी ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाई, हालांकि इसने पार्टीशन प्लान पेश किया। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो स्थिति आई उसमें जो है संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ, और संयुक्त राष्ट्र ने एक आयोग का गठन किया फिलिस्तीन पर, यूएन का विशेष आयोग, यानी यूएनएससीओपी, यूएनएससीओपी, इसका गठन किया गया इस समस्या का समाधान करने के लिए कि फिलिस्तीन में रहने वाले यहूदी और अरब लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो क्या सॉल्यूशन निकाला जाए इसका। तो इसने भी एक पार्टीशन प्लान पेश किया, पार्टीशन प्लान, और इसने कहा कि 3 भागों में ऐतिहासिक फिलिस्तीन का विभाजन कर दिया जाए, एक तो यहूदी राज्य, एक यहूदी राज्य, एक अरब राज्य, और एक जो है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र, इंटरनेशनल एरिया, और जिसमें इन्होंने ले लिया यरूशलेम नगर को, यरूशलेम नगर। यरूशलेम नगर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय एरिया डिक्लेयर कर दिया जाए, इंटरनेशनल सुपरविजन में उसको रखा जाए, और एक यहूदी राज्य और एक अरब राज्य बना दिया जाए। अब बात देख लेते हैं कि किस राज्य को कितने % भूमि इन्होंने दी इस प्लान में। यहूदियों की जनसंख्या जो उस समय फिलिस्तीन की 32% थी, उनको फिलिस्तीन की 56% भूमि दे दी गई, 56% भूमि। आप देख पा रहे हैं कि यहूदी जो है वो 32% थे उस समय, और उनको जो है ऐतिहासिक फिलिस्तीन की 56% भूमि दे दी गई, 56%। तो ये तो कोई एक न्याय वाली बात नहीं हुई, ये तो एक मानने वाली बात नहीं मानी जाएगी इस तरह से। 32% पॉपुलेशन को 56% भूमि दे दी गई, ऑफर की गई इस आयोग की रिपोर्ट में। ठीक है बच्चों, और इसको जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा में संकल्प पारित किया गया 181, इसके माध्यम से इस संकल्प को पारित कर दिया गया, यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस योजना को अपना सपोर्ट दिया, समर्थन दिया। ठीक है बच्चों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रिजोल्यूशन 181 यानी संकल्प 181 पारित किया और इस आयोग की रिपोर्ट को अपना समर्थन दिया। और यहां पे अरबों ने इसे रिजेक्ट कर दिया।
अरबों ने इसे रिजेक्ट कर दिया, यानी फिलिस्तीनियों ने इसे रिजेक्ट कर दिया, प्लस भारत ने भी इस संकल्प के विरोध में मत डाला। यानी संयुक्त राष्ट्र का ये जो प्लान है, भारत ने इसका समर्थन नहीं किया, भारत ने इसके विरोध में मतदान किया था। ये बात महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, तो संयुक्त राष्ट्र के आयोग द्वारा दी गई रिकमेंडेशन को अरबों ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन यहूदी जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। यहूदी राष्ट्रवादियों ने इसको स्वीकार कर लिया, अरबों ने रिजेक्ट कर दिया, भारत ने भी इसका विरोध किया। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्या होता है। ये बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ठीक बाद की, यानी कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके ठीक बाद की। उसके बाद देख लेते हैं कि कैसे कैसे इजराइल फिलिस्तीन विवाद जो है वो आगे बढ़ा। ठीक है बच्चों, इजराइल फिलिस्तीन विवाद कैसे कैसे आगे बढ़ा। जैसे ही ये यूएन का प्लान आया, इसको अरबों ने रिजेक्ट किया और इसको जो है यहूदी राष्ट्रवादियों ने स्वीकार किया। उसके तुरंत बाद जो है वर्ष 1948 में यहूदी राष्ट्रवादियों ने एक तरफा घोषणा करते हुए इजराइल राज्य की स्थापना की घोषणा कर दी। यानी उन्होंने कोई आम सहमति नहीं बनाई, दूसरे पक्ष के साथ बातचीत वगैरह नहीं की, एक तरफा यूनिलैटरली यहूदी राष्ट्रवादियों ने एक तरफा इजराइल राज्य की स्थापना कर दी 1948 में। ठीक है बच्चों, और जैसे ही उन्होंने एक तरफा राज्य की स्थापना कर दी, प्रथम इजराइल अरब युद्ध शुरू हो गया। इजराइल अरब युद्ध शुरू हो गया, यानी कि ऐतिहासिक फिलिस्तीन के अंदर युद्ध शुरू हो गया, यहूदियों में और अरबों में, प्लस जो है इजराइल राज्य और उस क्षेत्र के दूसरे राज्यों जैसे सऊदी अरब हो गया, जॉर्डन हो गया, सीरिया हो गया, इनके बीच में युद्ध शुरू हो गया। एक तरफ अरब राज्य और दूसरी तरफ इजराइल, और ये प्रथम युद्ध जो है शुरू हो गया 1948 में। ये 49 तक चला। इस युद्ध की समाप्ति जब हुई 1949 में, तब तक की स्थिति ये थी कि इजराइल ने और ज्यादा टेरिटरी पर कब्जा कर लिया। यानी यूएन प्लान के अंतर्गत उसको 56% टेरिटरी दी गई थी, 56%, 56%। और जब ये प्रथम इजराइल अरब वॉर समाप्त हुआ 1949 में, तब तक जो है इजराइल फिलिस्तीन की 78% भूमि पर कब्जा कर चुका था। 78 यानी 78%, यानी जितनी यूएन ने उसे ऑफर करी थी फिलिस्तीन की 56% भूमि, उससे भी 22% ज्यादा भूमि पर उसने कब्जा कर लिया। यानी कुल मिलाकर स्थिति ये हुई कि 1949 में जैसे ही प्रथम इजराइल अरब युद्ध समाप्त हुआ, तो इजराइल की जो स्थिति थी वो इतनी मजबूत थी कि उसने फिलिस्तीन की 78% भूमि पर कब्जा कर लिया था। ठीक है बच्चों, तो आप देख रहे हैं कि जमीन जो है एक राज्य अस्तित्व में आता है, अपना अस्तित्व बनाने के लिए युद्ध लड़ता है, और उस प्रोसेस में जो है वो और ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लेता है, क्योंकि उसको अमेरिका की तरफ से समर्थन था, वो एक अलग फैक्टर है। ठीक है बच्चों, उसके बाद 1967 में 6 डे वॉर लड़ा गया। 6 डे वॉर ये था दूसरा अरब इजराइल युद्ध। इसमें इजराइल इस समय तक इतना सक्षम हो चुका था कि उसने कई सारे अरब देशों को, सऊदी अरब, इजिप्ट, सीरिया, इस तरह के देशों को सिर्फ 6 दिनों में निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। सिर्फ 6 दिनों में निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। तो 6 डे वॉर हुआ 1967 में। इसमें इजराइल ने अपने पड़ोसी देशों से, जो अरब देश थे, उनसे काफी भूमि छीन ली, जीत ली, उनकी भूमि जीत ली। ठीक है बच्चों, जैसे कि वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम, ये तो उसने जॉर्डन से जीत लिया, जॉर्डन से छीन लिया। ठीक है बच्चों, गाजा पट्टी और सिनाई प्रायद्वीप ये जो था उसने मिस्र से छीन लिया। और गोलन पहाड़ियां उसने जो है सीरिया से छीन ली। ठीक है बच्चों, और इजराइल का जो है विस्तार हो गया। इजराइल जो है अब और उसके पास भूमि आ गई, पड़ोस के अरब देशों की भूमि उसने जीत ली, यानी उसके पास अब और भूमि आ गई, उसका और एक्सपेंशन हो गया, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन। और इसमें वर्तमान स्थिति अगर देखें कि कौन सी भूमि उसने रखी है अब तक, कौन सी लौटाई है,
तो आप देख सकते हैं कि वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम अभी भी इजराइल के कब्जे में है। गाजा पट्टी अभी भी इजराइल के कब्जे में है। गोलन पहाड़ियां अभी भी इजराइल के कब्जे में हैं। सिर्फ सिनाई प्रायद्वीप का एरिया ऐसा है जो उसने जो है 1978 में लौटा दिया था इजिप्ट को। समझ रहे हैं बच्चे? इनमें से सिर्फ सिनाई प्रायद्वीप का एरिया है जो इजराइल ने इजिप्ट को लौटा दिया था 1978 में। बाकी सभी उसके कब्जे में है अभी भी। ठीक है बच्चों। उसके बाद वर्ष 1973 में तीसरा अरब इजराइल युद्ध लड़ा गया जिसे बोला जाता है योम किप्पर युद्ध। योम किप्पर युद्ध। इसमें क्या हुआ कि मिस्र और सीरिया की सेना ने अचानक हमला कर दिया इजराइल के ऊपर, अचानक। और उस हमले में इजराइल हालांकि अंतिम रूप से विजयी रहा, लेकिन उसको काफी नुकसान पहुंचा और उसको थोड़ा सा रियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी अपनाने के लिए बाध्य होना पड़ा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं क्या हुआ। इजराइल फिलिस्तीन विवाद और आगे कैसे बढ़ा उसको देखते हैं। 1960 के दशक में एक घटना और घटी बच्चों। फिलिस्तीनी राष्ट्रवाद का उद्भव हुआ। फिलिस्तीनी राष्ट्रवाद का उद्भव हुआ और वो हुआ एक संस्था के नेतृत्व में जिसे कहा जाता है पीएलओ। पीएलओ, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके लीडर हुआ करते थे यासिर अराफात। यासिर अराफात। ठीक है बच्चों। तो यहां पे फिलिस्तीनी राष्ट्रवाद का दबाव पड़ा एक तो इजराइल के ऊपर, दूसरा योम किप्पर युद्ध में जिस तरह से सीरिया ने और इजिप्ट ने अचानक हमला करके नुकसान पहुंचाया था इजराइल को, तो इन दोनों बातों की वजह से इजराइल जो है वो कुछ कंसेशन देने और सहमति बनाने की स्थिति में आ गया। उस पर थोड़ा दबाव पड़ा और वो समझौते करने की स्थिति में आया। और इसी संदर्भ में वर्ष 1978 में कैंप डेविड समझौते किए गए। कैंप डेविड समझौते। कैंप डेविड एक जगह है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और अमेरिका के उस समय के जो राष्ट्रपति थे उनकी मध्यस्थता से कैंप डेविड समझौते किए गए इजराइल और फिलिस्तीनियों के प्रतिनिधियों के बीच में। ठीक है बच्चों। और इसी समझौते के अंतर्गत एक तो बात यह हुई कि सिनाई प्रायद्वीप जो 1967 के युद्ध में जीता था इजराइल ने इजिप्ट से, उसको इजिप्ट को लौटा दिया गया। और दूसरी बात यह हुई कि फिलिस्तीनी क्षेत्र जो थे उस समय, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक, उनमें यह बात तय हुई कि एक स्वशासी संस्थाओं का विकास किया जाएगा, यानी स्वायत्त स्वशासी संस्थाओं की स्थापना करी जाएगी और उसका नाम होगा पैलेस्टाइन अथॉरिटी। पैलेस्टाइन अथॉरिटी। ठीक है बच्चों। तो यहां से दोनों पक्षों में बातचीत होनी शुरू हुई कि ठीक है समाधान निकालते हैं बातचीत से। उसके बाद फिर एक और स्टेज आई आगे समझौतों की। उसके अंतर्गत वर्ष 1993 में और फिर वर्ष 1995 में ओस्लो समझौते किए गए। ओस्लो समझौते। अब ओस्लो समझौते जो हैं ये नेक्स्ट स्टेज हैं कैंप डेविड समझौतों की, और ये काफी महत्वपूर्ण है। आप देखिए, ओस्लो समझौते किए गए। उसमें पहला काम तो ये किया गया कि कैंप डेविड समझौतों में जो तय हुआ था कि फिलिस्तीनी क्षेत्र जो हैं वहां पे स्वशासी संस्थाएं स्थापित करी जाएं, तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ कि पैलेस्टाइन नेशनल अथॉरिटी नाम की संस्था स्थापित की जाए। पैलेस्टाइन नेशनल अथॉरिटी जो फिलिस्तीनी क्षेत्रों का शासन चलाएगी। ये स्वशासी संस्था होगी, स्वायत्त होगी, ऑटोनोमस होगी। ठीक है बच्चों। तो एक तरह से सरकार की स्थापना करी जा रही है स्वीकृति से यहाँ पे। ठीक है बच्चों। इसके अलावा इसी समझौते में पीएलओ यानी पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधि मान लिया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि कैंप डेविड समझौते हों या ओस्लो समझौते हों, इनमें पीएलओ ने ही प्रतिनिधित्व किया है फिलिस्तीनियों का। ठीक है बच्चों। तो ओस्लो समझौते में एक तरफ इजराइल की तरफ से सिग्नेचर किए गए, दूसरी तरफ जो है पीएलओ जो फिलिस्तीनियों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रही थी उनकी तरफ से समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। और यहाँ पे पीएलओ यानी कि पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधि मान लिया गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको स्वीकार कर लिया गया। और यहीं पे जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल कर आई वो आई कि 2 स्टेट सॉल्यूशन को लेकर एक औपचारिक सहमति बनी। 2 स्टेट सॉल्यूशन को लेकर एक औपचारिक सहमति बनी।
ठीक है बच्चों, एक समझौता हो रहा है द्विपक्षीय अमेरिका की मध्यस्थता में, उसमें जो है टू स्टेट सॉल्यूशन को लेकर सहमति बन रही है, यानी दो राज्य सिद्धांत को लेकर सहमति बन रही है। ठीक है बच्चों, और फिलिस्तीन राज्य के निर्माण का वायदा किया जा रहा है, फिलिस्तीन को भी एक राज्य मिलेगा उसका वायदा किया जा रहा है। ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है, जो ओस्लो समझौते से या कहें कि ओस्लो प्रोसेस से निकलकर आई। ठीक है बच्चों, ओस्लो समझौते से या ओस्लो प्रोसेस से निकलकर आई कि टू स्टेट सॉल्यूशन पर एक औपचारिक सहमति बनी ओस्लो समझौते के माध्यम से, और फिलिस्तीन राज्य के निर्माण का वायदा किया गया। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब 1993 और 1995 में ही, यानी 1990 के दशक में ही इजराइल ने भी स्वीकार कर लिया था कि टू स्टेट सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करते हैं, फिलिस्तीनी राज्य का निर्माण कराते हैं, तो फिर ये लागू क्यों नहीं हो पाया, अब तक भी लागू क्यों नहीं हो पाया? 30 साल बीत चुके हैं, 3 दशक बीत चुके हैं। तो हम अब उन कारणों को देखेंगे कि 3 दशक पहले जिस बात पर सहमति बन गई थी, इजराइल भी तैयार था, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक सहमति बन गई थी, तो फिर वो इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? टू स्टेट सॉल्यूशन में बाधाएं, ये हम देख लेते हैं। टू स्टेट सॉल्यूशन में बाधाएं क्या हैं? ठीक है बच्चों, इस आर्टिकल के अनुसार 4 बाधाएं बताई गई हैं। वैसे तो काफी बाधाएं हैं, लेकिन इस आर्टिकल जो जिसका हम आज पढ़ रहे हैं एडिटोरियल को, उसके अनुसार 4 बाधाएं बताई गई हैं। एक तो यह है कि सीमा संबंधी समस्या, इजराइल की सीमा जो है वो निश्चित नहीं है, और कोई भी युद्ध होता है तो इजराइल अपनी सीमा को बढ़ा लेता है, एक्सपेंड कर लेता है, यानी कि इजराइल एक विस्तारवादी राज्य है। इजराइल स्टेट जो 1948 में अस्तित्व में आया वो एक्सपेंशनिस्ट स्टेट है, विस्तारवादी राज्य, और उसकी वजह से जमीन जो बाकी बचती है उस पर फिलिस्तीनी राज्य का अस्तित्व में आना मुश्किल होता जा रहा है, लगभग असंभव, क्योंकि इजराइल अपनी टेरिटरी एक्सपेंड करता जा रहा है। आपने देखा कि 1948 के युद्ध में जो है इजराइल ने 22% टेरिटरी ज्यादा कब्जे में ले ली, उस टेरिटरी से जो यूएन प्लान के अंतर्गत इजराइल को दी जा रही थी। ठीक है बच्चों, उसके बाद 1967 के युद्ध में और ज्यादा टेरिटरी या क्षेत्र कहीं की इजराइल ने कब्जे में ले लिया, पड़ोसी अरब देशों के क्षेत्र कब्जे में ले लिए, गोलन पहाड़ियां कब्जे में ले ली। ठीक है बच्चों, सिनाई प्रायद्वीप कब्जे में ले लिया, हालांकि उसको बाद में छोड़ दिया, लेकिन वेस्ट बैंक को कब्जे में ले लिया, गाजा पट्टी को कब्जे में ले लिया। ठीक है बच्चों, 1973 के युद्ध में फिर से उसने जमीन पर अपना कब्जा बढ़ाया और ज्यादा टेरिटरी अपने कब्जे में ले ली, और इसके बाद एक और काम किया कि वेस्ट बैंक और पूर्वी जेरूशलम में इजरायली लोगों यानी कि यहूदी लोगों को बसाना शुरू कर दिया इजराइल की सरकार ने। ठीक है बच्चों, यानी कि पूर्वी यरूशलेम और वेस्ट बैंक में इजराइल राज्य ने यहूदियों को बसाना शुरू कर दिया, और वर्तमान स्थिति यह है कि इन क्षेत्रों में लगभग 7 लाख इजरायली यहूदी रहते हैं, लगभग 7 लाख इजरायली यहूदी रहते हैं, और इस तरह की बस्तियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत इलीगल घोषित किया गया है, गैर कानूनी, लेकिन ये धरातल पर मौजूद हैं। ठीक है बच्चों, तो इजराइल की ये जो नीति है एक्सपेंशन की, ये बहुत बड़ी बाधा है टू स्टेट सॉल्यूशन में। दूसरी बात वही है जो मैंने अभी की कि 7 लाख यहूदी हैं जो गैर कानूनी यहूदी बस्तियों में रहते हैं, इलीगल जेविश सेटलमेंट्स में रहते हैं। कहां पे? या तो वेस्ट बैंक में जो कि फिलिस्तीन की टेरिटरी है, और पूर्वी यरूशलेम में जिस पर फिलिस्तीनी भी दावा करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इनका भविष्य क्या होगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। और इजराइल एक छोटा देश है, वहाँ पे डेमोक्रेसी है, चुनाव होते हैं, जनसंख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसे में ये जो 7 लाख लोग हैं इनके ये मतदाता हैं वहाँ के, तो इनकी जो पॉलिटिकल पावर है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, और कोई भी सरकार जो है इनकी पॉलिटिकल पावर को इग्नोर नहीं कर सकती, वो रिस्क नहीं ले सकती। इसलिए इन 7 लाख यहूदियों को वहाँ से हटाना काफ़ी मुश्किल है पॉलिटिकली किसी भी गवर्नमेंट के लिए इजराइल में। और इनकी वहाँ मौजूदगी यानी कि फिलिस्तीनी क्षेत्रों में इनकी परमानेंट बसावट, वो एक तो गैर कानूनी है, दूसरा जो है टू स्टेट सॉल्यूशन के निर्माण में बाधा है। ठीक है बच्चों, दूसरी बाधा ये हो गई। तीसरा है यरूशलेम का दर्जा क्या होगा, यरूशलेम का स्टेटस क्या होगा। यरूशलेम की स्थिति ये है कि वो धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से काफी पुराना नगर है और काफी महत्वपूर्ण है।
मुस्लिमों की जो तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद मानी जाती है दुनिया में, या कहें कि उनके धार्मिक इतिहास में, वो है अल अक्सा मस्जिद। अल अक्सा मस्जिद जो पूर्वी यरूशलेम में है। ठीक है बच्चों, इसलिए जो अरब लोग हैं वो चाहते हैं कि पूर्वी यरूशलेम को फिलिस्तीन की राजधानी बनाया जाए, क्योंकि वहां इस्लाम के लिए तीसरी सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र मस्जिद स्थित है, अल अक्सा मस्जिद। ठीक है बच्चों, लेकिन वहीं अल अक्सा मस्जिद के पास ही वेस्टर्न वॉल स्थित है, जो कि यहूदियों के लिए पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा पवित्र स्थल है, वेस्टर्न वॉल। ठीक है बच्चों, तो वेस्टर्न वॉल की जो मौजूदगी है वो मामले को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देती है। अब पूर्वी जेरूशलम जो है वो यहूदियों के लिए भी धार्मिक रूप से एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस का है, और मुस्लिमों के लिए भी वो धार्मिक रूप से एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस का है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे में इजरायली यहूदी चाहते हैं कि पूरा का पूरा यरूशलेम हमारी राजधानी बने, हमारी राजधानी रहे। ठीक है बच्चों, और फिलिस्तीनी चाहते हैं कि कम से कम पूर्वी यरूशलेम जो है वो फिलिस्तीनी राज्य जो भविष्य में अस्तित्व में आ सकता है उसकी राजधानी बने। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डिस्प्यूटेड मैटर है जिसका कोई सॉल्यूशन जो है होता दिख नहीं रहा है। ठीक है बच्चों, और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र के प्लान के अंतर्गत यरूशलेम को अंतरराष्ट्रीय टेरिटरी घोषित किया गया था, इंटरनेशनल टेरिटरी, क्योंकि यरूशलेम जो है वो ईसाइयों के लिए भी धार्मिक रूप से बहुत ही महत्व रखता है। ठीक है बच्चों, चौथी जो समस्या है टू स्टेट सॉल्यूशन में वो है फिलिस्तीनी शरणार्थियों की वापसी का अधिकार, वापस लौटने का अधिकार। 1948 में जब पहला इजराइल फिलिस्तीन युद्ध हुआ तो 7 लाख फिलिस्तीनी जो थे वो अपने घरों से विस्थापित हो गए थे, वो शरणार्थी हैं, तब से शरणार्थी का जीवन जी रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अंतर्राष्ट्रीय कानून उनको अधिकार देता है कि वो अपने घरों में वापस लौटें। ठीक है बच्चों, लेकिन इजराइल उनके वापस लौटने के अधिकार को स्वीकार नहीं करता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। 1948 के युद्ध में 7 लाख विस्थापित हुए थे फिलिस्तीनी, उनका राइट टू रिटर्न जो कि इंटरनेशनल लॉ में वैलिड है, लेकिन इजराइल उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये 4 स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स बताई हैं इस आर्टिकल में, जिसकी वजह से समाधान नहीं हो पा रहा है, टू स्टेट सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। और वर्तमान स्थिति क्या है वो देख लेते हैं। वर्तमान स्थिति यह है कि इजरायली जो राज्य है वो तो यथास्थिति बनाए रखना चाहता है, यानी स्टेटस को, क्योंकि उसके पास काफी जमीन है फिलिस्तीनी टेरिटरियों के मुकाबले, काफी वो मिलिट्रीली पावरफुल है, इकोनॉमिकली कैपेबल है। तो इजराइल का इंटरेस्ट इस बात में है कि यथास्थिति बनी रहे, और इजराइल का जो दक्षिणपंथी नेतृत्व है वो रियायतें देने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ फिलिस्तीनी लोग जो हैं, फिलिस्तीनी लोग चाहते हैं कि यथास्थिति टूटे ताकि प्रोग्रेस हो, कुछ मैटर आगे बढ़े, और फिलिस्तीनी राज्य वो चाहते हैं। तो वर्तमान स्थिति यह है कि टू स्टेट सॉल्यूशन की प्राप्ति काफी कठिन और जटिल नजर आ रही है, यानी टू स्टेट सॉल्यूशन की प्राप्ति काफी कठिन और जटिल नजर आ रही है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। आज की क्लास में बस इतना ही। नमस्कार।